नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आज ओपिनियन भारत में हम बात करेंगे कांग्रेस के पुनर्जीवन और राहुल गांधी के मेकओवर के पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही थी। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता से बहुत कम मिलने का कारण पार्टी की गलतियां ही नहीं थी और भी बहुत से कारण थे, जिसमें सबसे प्रमुख कारण था कांग्रेस के मीडिया सेल का काम। 2024 की हार बीजेपी के प्रचार तंत्र की भी हार है। एक ऐसी पार्टी जिस पर वंशवादी होने, आम लोगों से दूर होने, इसके नेताओं पर एलीट खान मार्केट गैंग का असर होने का थप्पा लगा हुआ था। एक ऐसी पार्टी जिसके सबसे ज्यादा नेता को युवराज कहकर तंज कसा जाता हो, जिसे जनता के बीच बेवकूफ साबित करने के लिए उसका नामकरण ही पप्पू कर दिया गया हो, जिस पार्टी से देश को मुक्त करने के लिए नारा बना दिया गया हो, जिस पार्टी के पुराने से पुराने नेताओं में अपना दल छोड़ने की होड़ लगी हो, जिस पार्टी के बारे में यह मान लिया गया था कि अब इसका पुनः उठ खड़ा होना संभव नहीं होगा। अचानक क्या हुआ कि उस पार्टी को जीवनदान मिल गया? यह सवाल आज हर कोई जानना चाहता है। क्या कांग्रेस को मिले जीवनदान में सत्ताधारी दल की बेवकूफियां ही कारण रही है? क्या उस पार्टी के नेतृत्व का कुछ श्रेय नहीं है? बात हो रही है गांधी परिवार के चिराग राहुल गांधी की। बात हो रही है उस युवा की जो राजनीति को एक्टिविज्म के तरीके से लेता है। जी हाँ, बात हो रही है उस राजनीतिज्ञ की जिसको पॉलिटिक्स को लेकर गंभीर नहीं मानते हैं लोग। जी हाँ, राजनीतिक विश्लेषकों को अब उस शख्स में उम्मीद की किरणें अचानक दिखने लगी हैं। ऐसा अचानक कैसे हो गया, यह भी कम आश्चर्यजनक नहीं है। इसके पीछे कांग्रेस के पर्दे के पीछे काम कर रहे लोग, पार्टी के सलाहकारों और मीडिया सेल का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आइए देखते हैं किस तरह कांग्रेस के मीडिया सेल ने बीजेपी के आईटी सेल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। डेडिकेटेड वॉर रूम के इनोवेटिव आइडियाज। वैसे तो आजकल हर पार्टी चुनाव कैंपेन के लिए वॉर रूम का गठन करती है, जिसका वॉर रूम जितना ताकतवर और संगठित होता है वो उतना ही ताकतवर चुनाव के मैदान में नजर आता है। कांग्रेस का वॉर रूम इस बार सबसे मजबूत रहा। तेज तर्रार मार्केट प्रोफेशनल से भरी हुई टीम जानती थी कि मजाक मजाक में काम की बात लोगों के दिल तक कैसे पहुंचानी है। इसके लिए छोटा मोटा अगर ड्रामा क्रिएट करना पड़े तो वो भी किया गया। जैसे बीजेपी को ऐसी लॉन्ड्री बताया गया जिसके वॉशिंग मशीन में दूसरी पार्टियों के भ्रष्ट लोगों को डालकर ईमानदार बनाया जा सकता है या ईमानदार बना दिया जाता है। जरूरत हुई तो कांग्रेस की रैलियों में भी प्रतीक के रूप में ऐसी वॉशिंग मशीन रखी गई जो लोगों को भ्रष्टाचारी से ईमानदार बना देते थे। इसी तरह तेलंगाना चुनाव के दौरान छद्म एटीएम मशीनें जो फर्जी नोट निकालते थे रखी गई, जो तेलंगाना के भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गए थे। केरल कांग्रेस का ट्विटर हैंडल इस संबंध में सबसे अधिक इनोवेटिव तरीके से काम कर रहा था। बहुत ही चुटीले अंदाज में बीजेपी पर तंज कसने में ये हैंडल सबसे आगे रहा। अजय माकन की अध्यक्षता वाले एक पैनल जिसमें केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश जैसे अनुभवी प्रमुख लोग पार्टी वॉर रूम की टीमों के साथ साथ विज्ञापन और मीडिया के एजेंसियों के साथ मिलकर काम को अंजाम दे रहे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया कांग्रेस के सोशल मीडिया टीम के सदस्य के हवाले से लिखता है कि साल की शुरुआत में भाषा और क्षेत्र के आधार पर 4 टीमें बनाई गई थी। हर टीम में 900 से 1000 के करीब इंटर्न भर्ती किए गए थे, यानी कि कई हजार भर्तियां की गई होंगी। एड कैंपेन बीजेपी के मुकाबले आगे की सोच वाले रहे हैं। कांग्रेस के एड और कैंपेन की सोच डिफरेंट रही, जबकि बीजेपी का मीडिया सेल अभी भी पुराने अंदाज में कांग्रेस पर हमले कर रहा था। बीजेपी के एड कैंपेन धार्मिक आधार पर लोगों को बांट रहा था, तो कांग्रेस के एड कैंपेन मोहब्बत की दुकान से प्रेरित थे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के खास उद्योगपतियों पर तीखे हमले भी जारी रहे। यह भी ध्यान दिया जा रहा था कि कांग्रेस के कैंपेन में बीजेपी के कैंपेन और प्रधानमंत्री के भाषणों को मुद्दा बनाकर
उसे किस तरह निष्प्रभावी करना है। जैसे पीएम मोदी के मंगलसूत्र छीन लेने वाला बयान, पीएम के 400 प्लस को नारे आदि को आम जनता के अधिकारों से जोड़ दिया गया। कांग्रेस के संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ के अभियान ने वास्तव में लोगों को डरा दिया कि बीजेपी सरकार फिर आ गई तो सब तहस नहस हो जाएगा, हाथ बदलेगा हालात। कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ जैसे नारे जनता में रच बस गए। इसके साथ ही मेरे विकास का दो हिसाब, सब ठीक नहीं है जैसे नारों ने बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार की बातें करते हुए लोगों के दिल में ये नारे उतर गए। कांग्रेस मैनिफेस्टो की खास बातें रही जैसे 5 न्याय, महिलाओं के लिए 1 लाख रुपया सालाना आदि ऐसी बातें इस तरह गढ़ी गई कि लोगों में चर्चा का विषय बनती गई। जाति, जनगणना, युवाओं को रोजगार इत्यादि इत्यादि। कांग्रेस के इशारे पर नाच रहा था बीजेपी का आईटी सेल। वो कैसे, समझने की कोशिश करते हैं। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि कांग्रेस कभी भी बीजेपी के सेट किए गोल पर नहीं खेल रही थी, बल्कि इसके उलट बीजेपी खुद कांग्रेस मीडिया सेल के इशारे पर नाच रही थी। कई बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस के लोगों ने कुछ आधा अधूरे इंफॉर्मेशन के साथ कोई आरोप बीजेपी पर लगा दिया। उसके बाद बीजेपी के मंत्री उसका जवाब देते फिर रहे थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि बीजेपी के एड कैंपेन कांग्रेस के एड और हमले का जवाब उसी तर्ज में दे रहे थे। मतलब साफ था कि बीजेपी की आईटी सेल कांग्रेस की आईटी सेल के हाथों खेल रही थी। जैसे बाप बाप ही होता है सीरीज में कांग्रेस ने नेहरू और मोदी की तुलना की तो बीजेपी का मीडिया सेल ठीक उसी अंदाज में मोदी को ताकतवर बनाकर दिखाने लगा। बीजेपी के पापा वाले एड की तो मिट्टी पलित कर दी कांग्रेस के आईटी सेल ने। भारतीय जनता पार्टी वॉर रुकवा दिया वाले एडवर्टाइजमेंट को लेकर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक लड़की पीएम मोदी की चुटकी लेते हुए कहती नजर आई, वॉर रुकवा दी, वह हमें नौकरी क्यों नहीं देते हैं। आगे इस युवती से पूछा गया कि लेकिन इमेज तो ऐसे ही बन रही है कि पीएम मोदी ने जंग रुकवा दी थी। इस पर लड़की बोली, अरे सब प्रोपेगेंडा है, इलेक्टोरल का पैसा है, कहीं तो इस्तेमाल होगा। किसी एक्टर को उठाकर बेटी बना देंगे और कहलवाएंगे कि वॉर रुकवा दिया। पीएम मणिपुर के दंगे क्यों नहीं रुकवाते हैं और लद्दाख की ओर क्यों नहीं देखते हैं। बाद में पापा वाले इस एड के इतने मीम्स बनाए गए, बीजेपी ने इस एड से तौबा ही कर लिया। इस तरह एड कैंपेन की हार ने तय कर दिया था कि चुनाव किस ओर जा रहे हैं। राइट विंग के इन्फ्लुएंसरों को यह कहने को मजबूर होना पड़ा कि कांग्रेस का आईटी सेल बीजेपी के मुकाबले बेहतर तरीके से काम कर रहा है। इन सब का नतीजा रहा कि 2021 तक YouTube पर राहुल गांधी के 5 लाख सब्सक्राइबर थे जो 7.2 मिलियन तक पहुंच गए। इसी तरह इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का आंकड़ा 1.7 मिलियन से 9.4 मिलियन तक पहुंच गया। राहुल की दोनों यात्राओं को बहुत तरीके से गढ़ा गया था, इसे भी समझने की आवश्यकता है। इसके पहले राहुल गांधी के दोनों भारत जोड़ो यात्राओं को उनके मेकओवर के लिए बहुत खूबसूरती से गढ़ा गया। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 4000 किलोमीटर की यह यात्रा खूब चर्चा में रही। उससे भी ज्यादा चर्चा उनकी तब हुई जब उस बेतरतीब दाढ़ी की रही जिसकी तुलना कभी सद्दाम हुसैन, कार्ल मार्क्स और कभी फॉरेस्ट गंप से की गई। एक्सपर्ट का मानना है कि इस यात्रा ने कुछ हद तक राहुल गांधी की छवि के मेकओवर में मदद की है। दरअसल राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा का अघोषित मकसद उनकी छवि बदलना था, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत पैसे खर्च किए। यहाँ तक कि पार्टी का तंत्र इस पूरी यात्रा से करीब करीब अलग था। एनजीओ, विज्ञापन और पीआर एजेंसियों और इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों पर ज्यादा भरोसा किया गया। इस यात्रा के दौरान राहुल क्या बोलेंगे, क्या पहनेंगे, किससे मिलेंगे, किस तरह के वीडियो बनेंगे, किस तरह के फोटो मीडिया को फ्लो होंगे,
सबका ख्याल रखा गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता के तौर पर उभर कर सामने आए जो कह सकता है कि वह देश की नब्ज को समझते हैं। विज्ञापन दिग्गज प्रहलाद कक्कड़ कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा उनके इमेज मेकओवर के लिए बहुत जरूरी थी और आखिरकार उन्हें काफी हद तक एक्सेप्टेंस मिल गई है। भारत जोड़ो यात्रा की लगभग पूरी यात्रा के दौरान सफेद टी शर्ट पहने हुए नजर आए राहुल ने सभी को हैरत में डाल दिया। वह कहते हैं कि राहुल गांधी इस दाढ़ी के बूते ही एक परिपक्व शख्स में तब्दील हो गए। ये बात तो सच है कि राहुल गांधी और राहुल गांधी की टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान किया है। ये मेकओवर कांग्रेस का पुनर्जीवन लगातार आगे बढ़ता है या इसमें बीजेपी कुछ नया रास्ता निकालती है और अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस से बेहतर परफॉर्मेंस देती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।